कृतिका अपने बेड पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। उसकी आंखों के ठीक सामने उसके बेडरूम की खिड़की थी। बाहर होती हुई बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। तेज हवा के झोंकों से खिड़की के दरवाजे बार बार हिलते हुए टक टक की आवाज कर रहे थे। कृतिका की आंखें तो खुली थीं, लेकिन इस वक्त वो एक जिंदा लाश से ज्यादा और कुछ नहीं थी। उसकी आंखें देख तो पा रही थीं, लेकिन उसका ब्रेन कुछ भी प्रोसेस नहीं कर रहा था। उसका दिमाग तो जैसे एक फ्लैशबैक मोड पर जा चुका था। उसकी पूरी जिंदगी की फिल्म का सीन एक एक करके उसकी आंखों के सामने चल रहा था। इस वक्त उसका दिमाग उसे उसके बचपन में ले गया था, जहां वो अपनी मां के साथ है। कृतिका 5 साल की है और उसकी मां उसे दवाई खाने को मना रही है। उसका घर बहुत छोटा है और सामान से भरा हुआ है। उसे अपने पास एक पुरानी सी डॉल दिखाई दे रही है। फिर दूसरी याद। कृतिका 6 सालों की है। उसकी मां की तबीयत बहुत खराब है। आसपास के जानकार और पड़ोसी उसकी मां को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। फिर रात में कृतिका का पड़ोस वाली आंटी के घर सो जाना। अगली सुबह आंटी का उसे बताना कि उसकी मम्मी आसमान में एक सितारा बन गई है। उसके बाद हर रोज कृतिका का सुबह उठना और बस रात का इंतजार करना। जब सब सो जाते तब कृतिका की जिंदगी शुरू होती थी। वो पूरी पूरी रात बस अपनी मां से बातें करती। उससे दिन भर पड़ोस वाली आंटी और उसकी बेटी की शिकायतें करती और फिर मम्मी से नाराजगी जाहिर करती कि वो उसे क्यों इस दुनिया में अकेली छोड़कर चली गई। फिर एक और याद। कृतिका के 7वें साल के बर्थडे पर पड़ोस वाली आंटी उसे अनाथ आश्रम छोड़ रही है। उसके हाथ में वो ही पुरानी डॉल है जो उसे उसकी मां ने दी थी। अगली याद। कृतिका 21 साल की है और वो अभिषेक से पहली बार मिल रही है। उसके बाद अभिषेक और उसका हर शाम ऑफिस के बाद मरीन ड्राइव पर मिलना धीरे धीरे अभिषेक का उसकी जिंदगी को खुशियों से भर देना। और फिर वो रात जब उसका अपने हस्बैंड अभिषेक को अपने बेडरूम में मरा हुआ पाना। भिवरी वाले घर में अपने बिस्तर पर लेटी हुई कृतिका ने अचानक जोर से सांस ली और वो होश में आ गई। फिर उसने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि उसके हाथ और पांव दोनों उसके बेड के साथ बंधे हुए थे। कृतिका को एकदम से याद आया कि उसने हवलदार गोखले को अपने घर में घुसते हुए देखा था और फिर उसने उसके सर पर एक वार कर उसे बेहोश किया। कृतिका ने घड़ी में टाइम देखा। शाम के 5 बज रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वो करीबन 5 घंटों से बेहोश पड़ी थी। उसे हॉल से कुछ लोगों की बातें करने की आवाज आई। वो ध्यान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने उन लोगों के कदमों की आवाज अपने कमरे की तरफ आते हुए सुनी। उसने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली और बिस्तर पर लेटकर बेहोश होने का नाटक करने लग गई। मैं अभी भी बोलता है, उसको ना मारने का जरूरत नहीं है। कृतिका को अगली आवाज एक औरत की आई। कृतिका समझ गई थी कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि सुप्रिया की थी। गोखले, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। जब बिना मारे बात बन रही है तो क्यों बिना मतलब एक मर्डर करके सारी उम्र टेंशन पाल के रखनी। पता है मेरे पापा क्या कहा करते थे? अरे हाँ, मालूम है। कितनी बार बोलोगी? तुम्हारे पापा जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो हमेशा कहा करते थे कि मर्डर करके कभी कोई नहीं बच सकता, वो कभी न कभी पकड़ा ही जाता है।
और मैं भी ये बात मानता हूं, लेकिन द सिचुएशन इज डिफरेंट। ये अलग है सुप्रिया। तुम्हारे कहने पर मैंने कृतिका को फंसाने की कितनी कोशिश की, लेकिन ये हर बार बच के निकल जाती थी। अभी वो इंस्पेक्टर मोरे, उसकी बैकिंग मिल गई है उसको। अभी हम इसको पागल या मर्डरर दिखा के फंसा नहीं पाएंगे। वी हैव टू किल हर। कृतिका सारी बातें सुन रही थी। उसके दिमाग में लगातार ये कश्मकश चल रही थी कि वो क्या करे। आंखें खोलकर आरव और सुप्रिया को गालियां दे या फिर दिमाग लगाकर खुद को बचाने के बारे में सोचे। उसने फिलहाल आंखें बंद कर बेहोशी का नाटक जारी रखने का फैसला किया। सुप्रिया ने आरव की तरफ गुस्से से देखा। आरव, फंसे तुम हो, पैसों की जरूरत तुम्हें है और सिर्फ तुम्हारे चक्कर में मैं मर्डरर नहीं बन सकती हूँ। डू यू अंडरस्टैंड मी? तुम्हें भी मेरे लिए, यानी अपने हस्बैंड के लिए मर्डरर बनना पड़ेगा सुप्रिया। अगर मैंने कृतिका को नहीं मारा तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। हमें कृतिका को मारना ही पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस। और अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो फिर तुम भी मेरे लिए खतरा बन जाओगे। और फिर सुप्रिया आरव के करीब आई। उसकी आंखों में दहशत थी। तू मुझे मारने की धमकी दे रहा है आरव? बास्टर्ड, तू मुझे एक उंगली तो लगा के दिखा। यहीं गाड़ दूंगी तुझे। साले नामर्द, लूजर, तुझे मैंने कितनी बार मना किया था कि इतना बड़ा लोन लेकर के फिल्म मत बना, और लोन लिया तो वो भी अंडरवर्ल्ड से। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था सुप्रिया। सुप्रिया, मेरी बात समझो। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि हमने कृतिका को मार डाला है। इसकी आइडेंटिटी कोई नहीं जानता, न इसके आगे कोई है ना पीछे। कृतिका को मारकर उसकी फेक आइडेंटिटी बनाकर इसका घर बेचना है और साथ साथ इसके सारे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेने हैं। बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व्ड हमेशा के लिए। अंडरवर्ल्ड वालों को पैसा देने के बाद भी हमारे पास 3 से 4 करोड़ बच जाएगा। जस्ट इमेजिन बेबी, लाइफ विल बी सॉर्टेड। बेबी, आई स्वेयर ऑन माय डेड मदर, अगर कल कोई इन्वेस्टिगेशन होती भी है तो मैं तुम्हारा नाम तक नहीं लूंगा। यू विल बी सेफ, आई प्रॉमिस। सुप्रिया ने एक पल के लिए कुछ सोचा। लेकिन इसे यहाँ इसके घर पे तो नहीं मार सकते ना। प्लान क्या है तुम्हारा? आरव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसे जंगल में ले जाकर मारेंगे और ऐसी जगह दफनाएंगे कि जहां सालों तक इसकी हड्डियां भी किसी को न मिले। शाम के 6:30 बज रहे थे। काफी हद तक अंधेरा हो चुका था। तेज तूफान के बीच आरव अपनी कार चला रहा था। वो कार को कच्ची सड़क पर रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके लिए कार चलाना लगभग नामुमकिन हो रहा था। इस साले तूफान को भी आज ही आना था। सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी पास वाली सीट पर सुप्रिया और पीछे गोखले बैठा था। गोखले के पास कृतिका सीट पर लेटी हुई थी। कृतिका अब भी आंखें बंद कर बेहोशी का नाटक कर रही थी। गोखले ने खिड़की के बाहर देखा। आरव सर, ये बारिश है ना, बहुत खतरनाक है। हमें वापस चले जाना चाहिए। हर जगह पानी तो भरेगा ही, और इतनी तेज हवा में इधर झाड़ भी बहुत गिरता है। एक भी अपनी गाड़ी पे आके टक से गिरा ना तो ये कृतिका मैडम के साथ साथ अपना भी राम नाम सत्य हो जाएगा। और वैसे भी मेरा एक छोटा प्रॉब्लम है, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं मरा है कि जिंदा है। तभी एक झाड़ आरव की कार के सामने गिर गया। और आगे जाने का रास्ता बंद हो गया। आरव ने जोर से स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा। डैम! गोखले, साले अपनी काली जुबान बंद रख, समझा? देख, झाड़ गिर भी गया। अभी आगे कैसे जाएंगे? सुप्रिया ने एक नजर कृतिका पर मारी। ओके, नाउ आई थिंक कि यूनिवर्स भी हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है कि कृतिका को हमें नहीं मारना चाहिए। आरव, मेरी बात मानो। मुंबई पुलिस वालों को फोन करके बता देते हैं कि हवलदार नंदिनी की खूनी हमारे पास है। वो कृतिका को जेल में डाल देंगे और फिर तुम बेचते रहना प्रॉपर्टी। ओह गॉड, तुम्हें कितनी बार बताऊं?
इंस्पेक्टर मोरे ये जानता है कि उस पर और नंदिनी पर गोली कृतिका ने नहीं चलाई थी, वो मैंने चलाई थी उस बूढ़े आदमी के गेटअप में। तो इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है कृतिका को मारना। तो अभी सिर्फ उस पर फोकस करो। एक काम करते हैं, पहले ना हम कृतिका मैडम को होश में लाकर आते हैं, उसके बाद इसको ना मेरे साथ एक कमरे में 1 घंटे के लिए बंद कर देंगे। मैं इससे बात करेगा ना तो ये अपने आप मर जाएगी। मेरी आई बोलती है कि कोई भी मेरे साथ लंबे समय तक बात करेगा ना तो उसका दिमाग का नस तो फट ही जाएगा और वो वैसे ही मर जाएगा। मस्त आइडिया है ना? अपने पे कोई मर्डर का आरोप भी नहीं लगेगा। आरव ने एक ब्लेड गोखले के हाथ में दिया। बकवास बंद कर, ये ब्लेड ले और इसकी नस काट दे। इसको इसके घर के लॉन में फेंक देंगे, बाद में रिपोर्ट बना देना कि इसने खुदकुशी की थी। ओके? गोखले कांपते हाथों से ब्लेड कृतिका की कलाई के पास लाया और फिर वो रुक गया। गोखले जस्ट डू इट यार, मर्द बन। गोखले ने ब्लेड से कृतिका की कलाई को छुआ और तभी कृतिका ने अपनी आंखें खोली। गोखले ने अपना हाथ पीछे ले लिया। मैडम, आपका मर्डर करने का है, प्लीज आपकी कलाई काटने में मेरी हेल्प करो ना प्लीज। मुझे पैसों का बहुत सख्त जरूरत है। कृतिका ने गोखले के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया। आरव ने कृतिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। कृतिका, तुम्हें होश आ गया? थैंक गॉड। ये गोखले तो पागल है, पता नहीं क्या बकवास कर रहा था। हम तो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। क्यों सुप्रिया? हाँ कृतिका, आरव सच कह रहा है। कृतिका एकटक आरव को देख रही थी। आरव, सुप्रिया, fuck you both। कृतिका ने आरव के हाथ को जोर से काट लिया। अचानक कृतिका ने कार का दरवाजा खोला और बाहर भाग गई। देखते ही देखते वो घनी झाड़ियों में कहीं गायब हो गई। सुप्रिया, गोखले, मेरा मुंह क्या ताड़ रहे हो? हमें उसे किसी भी हालत में पकड़ना होगा, वरना जिंदगी भर तीनों जेल की चक्की पीसेंगे। चक्की पीसना बहुत बोरिंग काम है रे बाबा। क्या मैं साफ सफाई नहीं कर सकता है? मतलब झाड़ू मारना, कटका लगाना, ये सब छोटा छोटा काम। ये क्या है कि ये सब मेरे पैशन है। आरव ने गोखले की तरफ गुस्से से देखा और फिर खुद ही कार से बाहर आ गया। तेज बारिश और जानदार हवाओं का सामना करता हुआ वो भी जंगल के अंदर दौड़ कर गया। सुप्रिया और गोखले भी उसके पीछे पीछे चले गए। करीबन 1 घंटा कृतिका को ढूंढने की नाकाम कोशिश करने के बाद आरव थक कर एक पत्थर पर ही बैठ गया। आरव के साथ गोखले और सुप्रिया भी पूरे भीगे हुए थे। उसे किसी भी हालत में ढूंढना होगा, कैसे भी, वरना मेरी लाइफ, मेरा करियर सब खत्म। आरव, you have fucked up my life। मैंने क्यों तुमसे शादी की? उनके पास खड़ा गोखले पेड़ से पत्ते तोड़कर खा रहा था। फिर उसने अपने सामने की तरफ देखा। सामने देखो। आरव और सुप्रिया ने देखा कि उनके कुछ ही फासले पर कृतिका खड़ी थी। बारिश में भीगी हुई कृतिका उन तीनों को एक खूनी भेड़िए सी लगी। वहीं कृतिका को अपने पास अपनी मां खड़ी दिखाई दे रही थी। कृतिका, इस दुनिया को अब और जीतने मत दो। तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारा हक है, कोई और इसे नहीं छीन सकता। लड़ो कृतिका, लड़ो। देखो, मैं पुलिस को सब सच बता दूंगी। सालों साल जेल में सड़ेगा ये, आई प्रॉमिस। लेकिन इसकी जान मत लो प्लीज कृतिका, प्लीज। कृतिका ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर पत्थर आरव से कुछ दूर फेंक दिया। कृतिका ने अपने मन की आंखों से अपनी मां को देखा। वो कृतिका को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। अगले 2 घंटों में आरव, सुप्रिया और गोखले को लेकर कृतिका
पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर मोरे भी वहां मौजूद था। सुप्रिया अपनी कन्फेशन लिखवा रही थी। आरव, मेरा हस्बैंड एक फेल्ड एक्टर है। इसे बॉलीवुड में कोई ब्रेक नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ मेरे पापा की दी हुई जायदाद भी खत्म हो रही थी। हमारे पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी तो थी, लेकिन हाथ में एक पैसा नहीं था। फिर आरव ने खुद से एक कहानी लिखी और उस फिल्म को बनाने के लिए अंडरवर्ल्ड से लोन उठा लिया। एज एक्सपेक्टेड फिल्म फ्लॉप हो गई और हम उन डेंजरस लोगों के पैसे नहीं लौटा पाए। इतना कहकर सुप्रिया रोने लग गई। मोरे ने आरव को देखते हुए कन्फेशन आगे बढ़ाने का इशारा किया। उसी दौरान मुझे फोन आया कि भीवरी में एक रितेश नाम के बंदे ने सुसाइड कर लिया है। वो एक साइकोपैथ था और सुप्रिया के लिए ऑब्सेस था। ऑनेस्टली मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि उस रितेश के आगे पीछे कोई नहीं है तो मैं सीधा भीवरी गांव पहुंच गया, जहां मेरी मुलाकात हवलदार गोखले से हुई। उससे मुझे कृतिका के बारे में पता चला और यह भी पता चला कि कृतिका का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। मुझे पता था कि मेरे हाथ लॉटरी लगी थी, लेकिन ये लॉटरी को कैश करवाने के लिए थोड़ा दिमाग, थोड़ी मेहनत, थोड़े पेशेंस की जरूरत थी। मैंने मेरी जान पहचान के एक बिल्डर से बात की। मैंने उसे भीवरी गांव में वेकेशन हाउस का प्रोजेक्ट बनाने को रेडी कर दिया। अब मुझे उसे सिर्फ जमीन बेचनी थी। आरव ने मोरे से एक सिगरेट मांगी। मोरे ने उसे एक सिगरेट दी और आरव ने एक लंबा कश मारा। वो क्या है ना कि मेरा दिमाग पहले से ही बहुत तेज है। मैं जानता था कि रितेश के घर के नकली पेपर तो एक आध हफ्ते में बन सकते हैं, लेकिन कृतिका ये मेरे रास्ते का बहुत बड़ा कांटा थी। मैं उसे मारकर अपना रास्ता साफ कर देना चाहता था, लेकिन सुप्रिया ने मुझे मना कर दिया। क्या करें, बीवी के आगे किसकी चलती है। लेकिन मैंने एक और प्लान बनाया। कृतिका को अपने ही घर में रहने से डराकर उसे घर से दूर भगा देने का। इस प्लान में मैंने हवलदार गोखले, दिनेश और दगड़ू की फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लिया। कुछ ही पैसों के लिए वो लोग मान गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे आइडिया हो गया कि कृतिका अपना घर नहीं छोड़ने वाली। इसीलिए मैंने एक और प्लान बनाया। इस प्लान के हिसाब से हम कृतिका को पागल साबित करके उसे लंबे टाइम के लिए पागल खाने भिजवा देने वाले थे। मैंने उसके खाने पीने में दिमाग की स्टेट ऑल्टर करने वाली कुछ दवाइयां मिक्स करनी शुरू कर दी। इसी प्लान में दगड़ू की नकली मौत भी शामिल थी। दिनेश ने कृतिका को नकली गन बेची और फिर दगड़ू ने कृतिका को उसे मारने के लिए उकसाया। प्लान के हिसाब से वो जेल गई भी। मैंने पेपर्स भी बनवा दिए थे, लेकिन आरव अब हताश होकर चुप हो चुका था। बात आगे मोरे ने बढ़ाई। लेकिन मुझे शक हो गया कि कृतिका के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, और जब मैंने दगड़ू को जिंदा ढूंढ लिया तो मेरा शक पक्का हो गया था। इससे कृतिका बाहर निकली तो आरव ने एक कार एक्सीडेंट करवाया और भीड़ की आड़ में खुद एक बूढ़ा आदमी बनकर पहले हवलदार नंदिनी पर। उसके बाद मोरे ने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और एकदम से आरव पर तान दी। मोरे के साथ साथ चौकी में मौजूद 10 और पुलिस वालों ने आरव पर निशाना तान दिया था। ये सब क्या कर रहे हो? आप लोग पुलिस वाले हो। आप लोग कानून हाथ में नहीं ले सकते। यू आर राइट, लेकिन जब कोई हमारे परिवार पर अटैक करता है तो फिर पुलिस वालों के अंदर का गुंडा जाग जाता है। वो अरेस्ट कर लिया। दोनों ने घबराकर सिर हिलाकर हाँ का इशारा किया। मोरे कृतिका को पुलिस जीप में उसके घर छोड़कर आया। जब कृतिका जीप से उतरी तो मोरे ने उसे बुलाया। कृतिका मैडम, आप में बहुत हिम्मत है। ये हिम्मत को कभी खोना मत। कृतिका ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और अपने घर के अंदर चली गई। उसके बाद उसने अपने लिए डिनर बनाया। डिनर की प्लेट और वाइन का ग्लास लेकर वो ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई।
उसकी नजर खिड़की के बाहर हो रही तेज बारिश पर गई। बारिश को देखते हुए आज उसे बहुत दिनों के बाद अपने अंदर एक सुकून का एहसास हुआ। उसने प्लेट और वाइन का ग्लास टेबल पर ही रख दिया और अपनी नजरें खिड़की के बाहर हो रही बारिश पर जमा दी।